Okay, let's begin, my dear students. Today we will start our 10th number session of Indian Contract Act case studies based questions. So आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया था. तो आई होप सो आप लोगों ने किया होगा, और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहा है तो मुझे ज़रूर से बताओ, मैं उसको हैंडल करूँगा. 43 और 44 में कुछ समझने में दिक्कत रहा है तो मुझे बताओगे. 42 पे हम आते हैं. 43 और 44 मैंने होमवर्क इसलिए दिया था कि वैसा ही सिमिलर मैंने 39, 30, 40, 41 में सेम क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया था. 42 पे आ जाओ. यहाँ पर क्या है? एम लेंड्स अ सम ऑफ ₹5,000 टू बी. एम ने कितना रुपया लेंड किया इसको? 5,000 रुपीज़ बी को. मनी कर्ज में दिया है उसने. On the security of 2 shares of a limited company on 1st April 2007. किसी लिमिटेड कंपनी का 2 शेयर वह सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखा है. ऑन 15th जून को 2.5 मंथ के बाद द कंपनी इशूड 2 बोनस शेयर. कंपनी ने और 2 बोनस शेयर इशू कर दिया. बी रिटर्न द लोन अमाउंट ऑफ ₹5,000 विथ इंटरेस्ट, बट एम रिटर्न्स ओनली 2 शेयर्स विच वेयर प्लेस्ड. हे भगवान, अभी तो पिछले क्लास में इसका लेक्चर भी पढ़ाया हूँ. मैंने वो काऊ और काफ वाला एग्जाम्पल भी दिया था तुम लोगों को. समझ में आ रहा है ना? काऊ और काफ वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अरिजीत है, अरिजीत को मैंने काऊ दिया था अपना. समझ में आ रहा है ना? सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे मैंने उसे दिया था, गिरवी रखा था मैंने, और उससे मैंने 1 लाख रुपये कर्ज लिए थे. मैंने 1 लाख रुपया उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दिया. लेकिन उसी बीच में उस काऊ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, काफ को. तो क्या वह सिर्फ काऊ रिटर्न करेगा या काऊ प्लस काफ दोनों रिटर्न करेगा? दोनों रिटर्न करेगा. तो वैसे ही यहाँ पर कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसने सिर्फ उसे 2 शेयर लौटाया जो कि प्लेस्ड किया गया था, गिरवी रखा गया था. एंड रिफ्यूजेस टू गिव द 2 बोनस शेयर्स. बोला कि बोनस शेयर तुमको नहीं देंगे. यहाँ पे एडवाइस बी इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो बी को क्या एक्शन करना चाहिए, इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करना है बच्चों. ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर. सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर बेलमेंट को डिफाइन करोगे. बेलमेंट का डेफिनेशन सभी में आ रहा है रेगुलर बेसिस पे. बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट whereby goods are delivered by the person to another. बेलमेंट एक ऐसा एक्ट है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर करता है फॉर सम पर्पस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए. एंड द गुड्स सेल व्हेन द पर्पस इज अकॉम्प्लिश्ड. यानी पर्पस जब कंप्लीट हो जाएगा, गुड्स क्या किया जाएगा? द गुड्स सेल बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. यानी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर. बेलर के डायरेक्शन पे उसे क्या कर दिया जाएगा? डिस्पोज्ड कर दिया जाएगा. इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली. बेली की ये ड्यूटी बनती है टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स बिल्ड अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन. बेली की ये ड्यूटी बनती है कि वह बेलर के गुड्स को. अच्छा, यहाँ पर पॉनर और पॉनी का केस है. समझ में आ रहा है ना? पॉनर और पॉनी का केस है. पॉनर कौन है यहाँ पर? पॉनर कौन है यहाँ पर? और पॉनी कौन है? पॉनर कौन है? बी है. यहाँ पर पॉनर मनी लेंड्स अ सम ऑफ. पॉनर कौन होता है? जो बेलर होता है वहीं पॉनर होता है. यहाँ पर बी ने अपना शेयर्स दिया है तो वह कौन हो गया? पॉनर. और एम कौन हो गया? पॉनी. ठीक है ना? तो यहाँ पे बच्चे बेली, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेली पॉनी टू रिटर्न और डिलीवर द गुड्स बिल्ड अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन विदाउट डिमांड so as soon as the time for which they were built has expired. बेलमेंट का टाइम अगर एक्सपायर कर गया है, जितने टाइम पीरियड के लिए बेलमेंट किया गया था वह टाइम एक्सपायर कर गया, तो उस टाइम पीरियड के बाद गुड्स को क्या कर देना चाहिए? रिटर्न कर दिया जाना चाहिए. और द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड. और बेलमेंट जिस पर्पस के लिए किया गया था वह पर्पस कंप्लीट हो जाने के बाद गुड्स को रिटर्न कर दिया जाना चाहिए. समझ में आ रहा है ना? सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी. अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रेरी मतलब कोई कंडीशंस इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन्ड नहीं किया हुआ है, देन द बेली इज बाउंड टू द बेलर. एनी इंक्रीज
और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मान लो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि जो बिल्ड किया हुआ गुड्स है इससे जो भी मैं इंक्रीज या प्रॉफिट डिराइव करूंगा इससे मैं रख लूंगा, तुमको सिर्फ बिल्ड गुड्स ही रिटर्न करूंगा, बिल्ड गुड्स ही रिटर्न करूंगा, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाएगा। और अगर इफ देयर इज एनी एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, then the bailey is bound to return any increase or profit from the goods billed to the bailor। वो बेलर को क्या करेगा, जो भी उस बिल्ड किए हुए गुड्स से कुछ प्रॉफिट होगा या उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा तो उसे रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। अभी क्या है अपने केस में एक्सप्लेनेशन इसका। In the given case, M lends a sum of rupees 5,000 to B on security of 2 shares of a limited company. Further, company issued 2 bonus share on such 2 shares. When the shares was in the hands of किसके? In the hands of A. A के हैंड में था। B returns the loan amount with interest to M. M को उसने पूरा पैसा लौटा दिया, but M returns only 2 shares and refuses to. But B returns, M ने बोला कि सिर्फ 2 शेयर दिया और बोला बोनस वाला शेयर मैं तुमको रिटर्न नहीं करूंगा। As per the provision, it is the duty of M to return the shares along with the benefit received by him on such shares। मतलब इसमें क्या होगा, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग M को वह शेयर भी लौटाना पड़ेगा और एज वेल एज उस शेयर से जो नया 2 शेयर उसे एज अ बोनस शेयर एडेड हुआ था वह बोनस शेयर भी उसे रिटर्न करके देना पड़ेगा। इन द गिवन प्रोविजन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ M, ये M की ड्यूटी है। M कौन है अपने इस एग्जाम्पल में? बेली है यहाँ पे। तो यहाँ पर as per given provision it is the duty of M to return the share along with the benefit received by him on such shares to B, but he refuses to do the same। रिटर्न करना चाहिए। अब इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बोनस शेयर आर एन इंक्रीज ऑन द शेयर्स प्लेस्ड, जो शेयर प्लेस्ड किया गया था उसके ऊपर इंक्रीज है, ये एक तरह का बढ़त है ना, शेयर बढ़ गया हमारा। So by B to M, so M is liable to return shares along with the bonus share and hence B the bailor, B कौन है? बेलर है। B the bailor is entitled to them also। B is the B is the bailor is entitled to take them also होगा यहाँ पर। ये जो भी केस में था आप यहीं तक भी लिख के छोड़ सकते हो, इसको आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को। ज़्यादा नहीं था इसमें कुछ बात। ये जो पिछले आपने क्वेश्चंस पढ़ा था, पिछला क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट डे पढ़ाया था, मैंने बेलमेंट का डेफिनेशन इसमें भी पढ़ाया था, ये वाला पॉइंट मैंने इसमें भी पढ़ाया था। लास्ट डे वाला देखो सेम टू सेम पॉइंट है, बस इसमें एडेड क्या हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द बेली इज बाउंड टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट अराइव्ड या अराइजेज फ्रॉम द गुड्स बिल्ड, उसको रिटर्न करेगा। तो ये बात आपको बस याद रखना था एक्स्ट्रा में। देखो यहाँ पर ये तो अम्ब्रेला वाला शायद मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, है ना, मैं पढ़ा भी दिया हूँ अम्ब्रेला वाला, याद है? बैडली डैमेज्ड हु बियर द लॉस एंड वाई, याद आ रहा है ना? मैं पढ़ा भी दिया हूँ और मैंने इसे होमवर्क भी दिया था आपको, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इसको दूसरे एग्जाम्पल्स के जगह पे। अमित लेंड्स अ हॉर्स टू विमल फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, ये वाला मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अमित सुनो ध्यान से इसको। अमित लेंड्स अ हॉर्स टू विमल फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली। अमित ने एक घोड़ा विमल को दिया कि विमल भाई तुम इस घोड़े पे बैठ के घूमना, सिर्फ तुम घूमना इस घोड़े पे बैठ करके, ऐसे बोल करके उसने दिया। हाउएवर विमल अलाउज चिंकू, इससे अच्छा तो इसको लिख देता पिंटू तो भी हो जाता, ठीक है ना। उसने चिंकू को अलाउ कर दिया अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स, कि तुम भी इस घोड़े में बैठ कर क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। चिंकू राइड्स द हॉर्स विथ केयर बट द हॉर्स फॉल्स एंड इज इंजर्ड। वह केयरफुली ही उसको चला रहा था, घोड़े पे लेके दौड़ रहा था, उसके साथ घूम रहा था, लेकिन घोड़ा गिर गया और इंजर्ड हो गया। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनालाइज द लाइबिलिटी ऑफ विमल, विमल की लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी इन द गिवन सिचुएशन, आपको इसका आंसर करना है। सेक्शन नंबर याद नहीं है सर, कोई बात नहीं। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट, यहाँ पर भी तो बेलमेंट हुआ है ना, बेलर कौन है अमित, बेली कौन है विमल। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट, बेलमेंट का डेफिनेशन तो तुम लोगों को अब याद कर ही लेना पड़ेगा सर, बार बार मिल रहा है, याद तो करना ही पड़ेगा। बेलमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड, जहाँ पे गुड्स क्या किया जाएगा, डिलीवर्ड किया जाएगा, बाय द पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स सेल
when the purpose is in accomplished be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. दोबारा से रिपीट कर दूं, एक ही तो डेफिनेशन है. सेक्शन 154 बोलता है, इफ द बेली मेक एनी यूज ऑफ द गुड्स बिल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट. अगर बेली ने उस गुड्स का, बेल्ड गुड्स का कोई अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है, कुछ इस तरीके से उसको यूज कर रहा है जो बेलमेंट के कंडीशंस के अगेंस्ट है, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट. बेलमेंट में ये कंडीशन था कि बेलर ने बेली को हॉर्स दिया था सिर्फ उसके पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उसने उस हॉर्स को अपने फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ कर दिया. सो यहाँ पर बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, देन ही इज लायबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू द बेलर. तब वो बेलर को कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल होगा फॉर एनी डैमेजेज अराइजिंग टू द गुड्स फ्रॉम और ड्यूरिंग सच यूज ऑफ देम. यानी उस गुड्स के यूज से या उस गुड्स में किसी तरह के डैमेजेज इनकर्ड होते हैं तो उसका डैमेजेज बेलर को पेमेंट करेगा, बिकॉज ही वॉज नॉट यूजिंग द गुड्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर इन द कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बिमल इज लायबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू अमित फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स. इंजरी जो हॉर्स को हुआ है उसके इलाज पे जो भी खर्चे लगेंगे वह कॉम्पनसेशन कौन देगा, बेली देगा बेलर को. तो तुम लोग अभी जैसे 25 क्वेश्चंस तुम लोगों का हुआ था, हमारे पास डीलिंग हुआ था, तुम लोगों ने लिख के प्रैक्टिस भी किया था. जो बच्चों का कॉपी पिछले दिन मैंने नहीं चेक कर पाया था, मैंने चेक कर दिया, तो आप लोग कॉपी भी ले लेना. दूसरी बात, अब क्या नेक्स्ट 25 के लिए तैयार हो तुम लोग? नेक्स्ट 25 के लिए, 25 तो हो गया, क्या नेक्स्ट 25 के लिए तैयार हो? नेक्स्ट 25 जब होगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं 25 से 30 के बीच में दूंगा, 1 से 50 के बीच में कुछ भी दे सकता हूं आपको लिखने के लिए. समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या नेक्स्ट 25 के लिए रेडी हो? आप क्या 7 डेज के बाद नेक्स्ट 25 के लिए रेडी हो? आप क्या नेक्स्ट 7 डेज में नेक्स्ट 25 के लिए रेडी हो? प्लीज टेल मी. फाइनली बोलना पड़ेगा. अगले 7 दिन में आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना होगा. बोल नहीं रहे हो? ऐसे एक आदमी का आवाज निकलेगा मरा हुआ, वो भी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखो रवि सेंट अ कंसाइनमेंट. देखो इसमें बच्चे 3 क्वेश्चन है लेकिन तीनों का आंसर एक ही है. समझ में आ रहा है ना? तीनों का क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस आपको जितने तरीके से मिल जाएंगे और बेहतर है. रवि सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स वर्थ ₹60,000 बाय रेलवे एंड गॉट रेलवे रिसिप्ट. उसने रेलवे रिसिप्ट अपने नाम पे रख लिया. ही ऑब्टेन्ड एन एडवांस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम द बैंक एंड इंडोर्स्ड एंड डिलीवर्ड द रेलवे रिसिप्ट इन फेवर ऑफ द बैंक बाय वे ऑफ सिक्योरिटी. उसने क्या किया? ही ऑब्टेन्ड एन एडवांस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम द बैंक. बैंक से उसने 30,000 रुपये ले लिया एडवांस के तौर पे और इंडोर्स कर दिया एंड डिलीवर कर दिया रेलवे रिसिप्ट किसको? बैंक को, सिक्योरिटी के तौर पे. कि ये देखिए रेलवे रिसिप्ट आप रख लीजिए, रेलवे रिसिप्ट आप रख लीजिए, मैंने जो 60,000 रुपीज़ का गुड्स भेजा है उसका पेमेंट मेरे पास आएगा तो वो पेमेंट आप रिसीव कर लीजिएगा. द रेलवे फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स एट द डेस्टिनेशन. रेलवे क्या किया यहाँ पर देखो, रवि ने एक कंसाइनमेंट गुड्स का भेजा, रेलवे से भेजा और रेलवे रिसिप्ट उसको मिला. रेलवे रिसिप्ट लेकर के उसने बैंक से जाकर के 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और इंडोर्स कर दिया, बैंक को ये बिल दे दिया और मतलब रेलवे रिसिप्ट दे दिया इन फेवर ऑफ बैंक बाय वे ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे कि आप ये बिल रख लीजिए, ये रेलवे रिसिप्ट रख लीजिए. रेलवे गलती किया कि उसने डेस्टिनेशन पे गुड्स को टाइमली डिलीवर नहीं किया. रेलवे फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स एट द डेस्टिनेशन. डिलीवर द गुड्स एट द डेस्टिनेशन. द बैंक फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द रेलवे फॉर ₹60,000 और बैंक ने उस 60,000 रुपीज़ के लिए रेलवे के ऊपर केस फाइल कर दिया. Decide in the light of the provision of Indian Contract Act 1872 whether the bank would succeed in the given case. बैंक इस केस में सक्सीड कर पाएगा? ये एक क्वेश्चन है. दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसका भी आंसर करना होगा आपको. एक्स सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ मोबाइल फोन वर्थ ₹60,000 टू वाई. एक्स ने मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट वाई को भेजा एंड ऑब्टेन्ड अ रेलवे रिसिप्ट देयरफॉर. And later on he borrowed a loan of ₹40,000 from Star Bank and endorsed the railway receipt in the favor of the bank as security. बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे वो रेलवे रिसिप्ट जमा कर दिया.
इन ट्रांजिट द कंसाइनमेंट ऑफ मोबाइल फोन वाज लॉस्ट, ट्रांजिट में मोबाइल फोन का कंसाइनमेंट इस बार लॉस्ट हो गया। लॉस्ट हो गया का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, रास्ते में से ही गायब हो गया। फिर द बैंक फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द रेलवे फॉर अ क्लेम ऑफ ₹60,000, और बैंक के पास अब रेलवे रिसिप्ट था तो उसने बैंक के रेलवे के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मेरा 60,000 रुपया दे दो मुझे, द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या करना है, द रेलवे कंटेंडेड दैट द बैंक इज इंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज ₹40,000 ओनली। अब बैंक ने, रेलवे ने बोला कि तुम सिर्फ 40,000 रुपये का लोन दिए हो तो 40,000 रुपया रिकवर करने के लिए तुम सिर्फ अभी क्या हो, लायबल हो, 40,000 रुपया ही तुम सिर्फ रिकवर कर सकते हो, इंटाइटल्ड हो। मतलब उसने कितना रुपये का लोन दिया था, 60,000 का लोन दिया था कि 40,000 रुपये का लोन दिया था, 40,000 का लोन दिया था और 60,000 रुपये का गुड्स भेजा था। लेकिन बिल जो रेलवे रिसिप्ट था कितने रुपए का था बैंक के पास, 60,000 का। लेकिन अभी वह बोल रहा था कि मुझे 60,000 दो, तो रेलवे वाला भी बोलने लगा कि नहीं तुम तो 40,000 का लोन दिए हो तो मैं 40,000 सिर्फ दूंगा। एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 टू डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ द रेलवे इज वैलिड, क्या रेलवे का ये कंटेंशन वैलिड है। आंसर सेम तरीके से लिखा जाएगा। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन। अब सर इसका आंसर कैसे होगा, देखो इसको तो पहले तुम लोग इंपॉर्टेंट लिखो, तीन क्वेश्चन एक ही जैसा है तो इसमें से क्वेश्चंस बन के एग्जाम्स में आने के चांसेस भरपूर हैं, ठीक है। यानी इस सेक्शंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, राइट ऑफ बेली ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे बेलर कौन है और बेली कौन है। बेलर है वह पर्सन मतलब रवि, और बेली कौन है, बैंक है। देखो यहाँ पर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डिड डिपॉजिट कर दिया जा रहा है ना विथ द बैंक एज सिक्योरिटी अगेंस्ट एन एडवांस कंस्टिट्यूट अ प्लेज। ये प्लेज हो रहा है यहाँ पर, और प्लेज में दो पार्टी बनते हैं, कौन कौन, पॉनर एंड पॉनी। यहाँ पर द बेली है वहीं पॉनी है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड विद द बैंक के साथ जो टाइटल डीड, रेलवे रिसिप्ट वाज अ टाइटल डीड इन दिस क्वेश्चन। तो रेलवे रिसिप्ट टाइटल डीड को जमा कर दिया जा रहा है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट एडवांस कंस्टिट्यूट अ प्लेज। ये प्लेज हो जा रहा है एज अ प्लेजी किसको बोलते हैं, बेली को। किसको बोलते हैं, बेली को। तो a banker's right are not limited to his interest in the goods placed. As a pledgee, banker's right are not limited, यहाँ ये मेन लाइन है बच्चों। As a pledgee, a banker's right are not limited to his interest in the goods placed. जो goods placed किया गया है उससे रिलेटेड जो गुड्स प्लेस्ड किया गया है, जिस गुड्स का टाइटल डॉक्यूमेंट उसके पास प्लेस्ड किया गया है, बैंकर्स राइट नॉट लिमिटेड टू हिज इंटरेस्ट इन द गुड्स प्लेस्ड इन केस ऑफ इंजरी टू द गुड्स और देयर deprivation by a third party, the pledgee would have all such remedies that the owner of the goods would have against them. यानी गुड्स का जो उसका उसने टाइटल डीड रखा है 60,000 रुपये का, लोन दिया है कितने का, 40,000 रुपये का। इट डज नॉट मीन कि वह सिर्फ 40,000 रुपये से अपना मतलब रखेगा। जब वह टाइटल डीड अपने पास रख लिया है तो जो मेन ओनर है उस गुड्स का, उसका जितना अधिकार होगा वह सब अधिकार अभी किसका है, रेलवे का है, रेलवे का, बैंक का है। किसका है, बैंक का है, प्लेजी का है। सो एज अ प्लेजी बैंकर्स राइट आर नॉट लिमिटेड टू हिज इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट कितना है, वह बोलता है इंटरेस्ट मतलब उसका कनेक्शन उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने का है, जितना अमाउंट का उसने लोन दिया है, सिर्फ लोन के अमाउंट तक उसकी इंटरेस्ट नहीं है, पूरे गुड्स से रिलेटेड अब उसकी इंटरेस्ट बनेगी। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा, रेलवे बोलेगा कि 40,000 रुपया तुम दिया था लोन, 60,000 रुपया क्यों मांग रहा है मेरे से। तो वह क्या बोलेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्लेजी है वुड हैव ऑल सच रेमेडीज, उसके पास वह सब रेमेडीज अवेलेबल है जो कि उस गुड्स के ओनर का है, दैट द ओनर ऑफ द गुड्स वुड हैव अगेंस्ट देम। यानी गुड्स के ओनर का
गुड्स के ओनर का पॉनर के अगेंस्ट जो राइट होगा वह सब राइट अभी हमारा भी है। समझ में आ रहा है ना? सो एज अ प्लेजी बैंकर्स राइट आर नॉट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द गुड्स प्लेस्ड इन केस ऑफ इंजरी टू द गुड्स, यानी गुड्स का कुछ इंजरी हो रहा है, या इंजरी होने मतलब गुड्स चोरी हो जाना है तो गुड्स का इंजरी होना ही हुआ। समझ में आ जा रहा है ना? इंजरी होना या उसको डिप्रीवेशन किया जाना, यानी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचाया जाना बाय अ थर्ड पार्टी, द प्लेजी वुड हैव ऑल सच रेमेडीज, प्लेजी के पास वह सब रेमेडीज अवेलेबल होगा दैट द ओनर ऑफ द गुड्स वुड हैव अगेंस्ट देम। इन मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस स्टडीज है मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बैंक प्लेजी हैज इंटाइटल्ड टू रिकवर नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ एडवांस ड्यू टू इट बट द फुल वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। अब भाई कोई भी ऐसा केस होता है ना तो तुरंत कोर्ट में जाकर के क्या होता है, इसी केस को रेफरेंस दिया जाता है कि देखिए मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि कोई भी अगर गुड्स प्लेस्ड किया गया है और उससे कम वैल्यू का इंटरेस्ट अगर बैंक का जुड़ा हुआ है तो बैंक पूरे प्लेस्ड गुड्स का वैल्यू डिमांड कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? गुड्स के वैल्यू के बराबर डिमांड कर सकता है। तो इसी को फॉलो करके ये आंसर में क्या होगा, क्या अभी जो दूसरा वाला जो तुम लोग केस स्टडीज यहाँ पे पढ़ा था वहां पर बैंक 60,000 रुपीज रिकवर करेगा रेलवे से या 40,000 रुपीज रिकवर करेगा? 60,000 रुपीज रिकवर करेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में। सो हाउएवर द अमाउंट ओवर एंड अबव हिज इंटरेस्ट इज टू बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द प्लेजर। द अमाउंट ओवर एंड अबव हिज इंटरेस्ट इज टू बी हेल्ड बाय हिम इन ट्रस्ट फॉर द प्लेजर, प्लेजर मतलब बेलर। Thus the bank will succeed in his claim against railway, बैंक का क्लेम यहाँ पर सही होगा रेलवे के क्लेम के अगेंस्ट में। बैंक विल विन द केस। तो ये आपको लिखना है। तीनों क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं लेकिन इसके आंसर एक जैसे ही हैं तीनों के। दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा, यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे आप चले आओ। मिस्टर धना सेठ, ये कौन है? धना सेठ अमीर आदमी है, नाम देख के लग रहा है इनका, ठीक है ना। मिस्टर धना सेठ डिलीवर्स अ रफ ब्लू सफायर। सफायर क्या होता है? एक स्टोन है ना, सफायर क्या होता है? ये एक स्टोन होता है। समझ में आ रहा है ना? वो जो लोग वो रिंग के साथ पहनता है ना ऐसे, अपना वो ग्रह दिशा ठीक करने के लिए, वो वाला ऐसा होता है, ब्लू कलर का। दिख रहा है किसी के पास? ऐसे दिखे तो हम दिखाएं, है नहीं? ठीक, मेरे पास तो है नहीं कुछ, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मिस्टर धनसेठ डिलीवर्स अ रफ ब्लू सफायर टू अ ज्वेलर टू बी कट एंड पॉलिश्ड। ठीक है ना, उसको कट करो और पॉलिश करो, इसके लिए उसने दिखाया। देखो ऐसा होता है बच्चे, दिख रहा है ना? देख लो, ठीक है। तो ये उसने बोला कि इसको कट और पॉलिश करना है। द ज्वेलर कैरीज आउट द जॉब अकॉर्डिंगली। ज्वेलर ने उसका काम ऐसे ही कर दिया जैसे उसने बोला था। उसने रफ ब्लू सफायर दिया था ज्वेलर को। However, now Mr. Dhanset refuses to make the payment and wants his blue sapphire back. उसने बोला ना कि देखो, तुमने ज्वेलर बोला कि जैसा आपने बोला था वैसा ही मैंने इसको जॉब आपके अकॉर्डिंग ही मैंने कटिंग किया, पॉलिशिंग किया उसका। अब वो बोल रहा है कि नहीं, मेरा वाला वैसे ही फिर से चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मेरा जैसे था ब्लू सफायर वैसा ही मेरे को चाहिए, रफ वाला ही चाहिए। ज्वेलर डिनाइज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विदाउट पेमेंट। ज्वेलर बोला ना कि मैं आपका ये ब्लू सफायर जो आपने मेरे को दिया है ये भी मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा यहाँ पर, जब तक आप पेमेंट गुड्स डिलीवर्स द गुड्स विदाउट पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे मैं आपको डिलीवर नहीं करूंगा। एग्जामिन वेदर द ज्वेलर कैन होल्ड ब्लू सफायर। क्या ज्वेलर ब्लू सफायर को होल्ड कर पाएगा? सर आप जो पढ़ाए थे ना क्लास में उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि होल्ड कर लेगा, लेकिन लिखना कैसे है? क्वेश्चन तो यहीं पे बात आके खत्म होता है। गिव योर आंसर एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो बच्चों इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
वेयर द बेली हैज, वेयर द बेली हैज, यहां पर बेलर कौन है? धन सेठ। बेली कौन है? ज्वेलर। वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, बेलमेंट के पर्पस के अकॉर्डिंग ही वर्क कंप्लीट कर दिया, इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट वर्क कंप्लीट कर दिया। रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया जिसमें उसका लेबर स्किल यूज हुआ है। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड, जैसे आप टेलर के पास कपड़े देते हो ना स्टिचिंग करने के लिए, अब आपका ड्रेस स्टिच हो गया, समझ में आ रहा है ना, और आपने जाकर के बोला मेरा कपड़ा ही वापस मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए ये ड्रेस, समझ में आ रहा है ना, मिल जाएगा। लेकिन जैसा आपने डायरेक्शन दिया था वैसा ही डायरेक्शन को फॉलो करके उसने ड्रेस आपका एकदम रेडी कर दिया है, फिर अब आपको पहनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरा तो कपड़ा वापस चाहिए। ये हो सकता है क्या? समझ, लेकिन उसने डायरेक्शन के अगेंस्ट कुछ नहीं काम किया, पूरा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन किया है। ऐसे सिचुएशन में सेम यही चीज यहां पर भी अप्लाई हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन बना के दे सकता है, टेलर वाला क्लॉथ वाला ऐसा बना के एग्जाम में दे सकता है, बिल्कुल। इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, बेलमेंट के पर्पस में। रेंडर्ड इफ वेयर द बेली हैज रेंडर्ड एनी सर्विसेज, लाइन को यहां से पढ़ो, वेयर द बेली हैज रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, जिसमें लेबर और स्किल यूज हो चुका है। किसका लेबर और स्किल यूज हो चुका है? बेली का, बेली का, बेली का, है ना। इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बिल्ड, देन ही हैज अ राइट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी होगा, CONTRARY, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, वह क्या करेगा? और राइट टू रिटेन सच गुड्स until he receives due remuneration for the service he has rendered in respect of them, यानी वह क्या करेगा? अगर पहले से मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि मैं आपको गुड्स आपको डिलीवर करना पड़ेगा, मैं पेमेंट करूं या नहीं करूं, या क्रेडिट रहेगा मेरा 3 मंथ्स के बाद हम पेमेंट करेंगे, तो उसे गुड्स तब देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरह का उनका बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की बातें नहीं लिखी गई हैं और बेली ने उस बेल्ड गुड्स के ऊपर कोई सर्विसेज अपनी प्रोवाइड किया है जिसमें उसका स्किल और यहाँ पर लेबर यूज हुआ है, देन बेली हैज अ राइट टू रिटेन, रिटेन मतलब रखना, बेली हैज अ राइट टू रिटेन सच गुड्स until he receives the remunerations for the service provided on the build goods, बिल्ड गुड्स के ऊपर जो सर्विस प्रोवाइड किया है उसके लिए जब तक उसको कॉम्पनसेशन रिम्यूनरेशन नहीं मिल जाते तब तक वह गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। Thus in accordance with the purpose of Bailey, by his skill or labor improves the goods built, he is entitled for remuneration for such service। सर ये क्या लिखा है? In accordance with the purpose of Bailey, purpose, in accordance with the purpose बेली ऑफ बेली बाय हिज स्किल, मतलब बेली का जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्किल और लेबर लगा करके गुड्स को इम्प्रूव कर दिया है। इम्प्रूव कर देने का मतलब क्या हुआ? जो एक ब्लू सफायर था, रफ ब्लू सफायर था, उसको उसने पॉलिश कर दिया, कटिंग कर दिया, जैसा उसे डायरेक्शन दिया गया था वैसा कर दिया। देन ही इज इंटाइटल्ड फॉर रिम्यूनरेशन फॉर सच सर्विस, तब वो अपने सर्विस के लिए रिम्यूनरेशन पाने का इंटाइटलमेंट अधिकार उसके पास आ गया है। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? टुवर्ड्स सच रिम्यूनरेशन द बेली कैन रिटेन द गुड्स बिल्ड, और इस रिम्यूनरेशन के लिए बेली बिल्ड गुड्स को अपने पास रख सकता है इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू पे द रिम्यूनरेशन। अगर बेलर रिम्यूनरेशन देने से क्या करेगा? इनकार करेगा, तो बेली उस गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। Such a right to retain the goods billed is the right of particular lien। क्या बोला है? Right to retain the goods billed, right to retain the goods billed is the right of particular lien, वह अप्लाई कर रहा है, मतलब गुड्स को स्टॉप कर रहा है। He how does not have the right to sue, he however does not have the right to sue, उसके पास शू करने का राइट नहीं है लेकिन गुड्स को वह रिटेन करके रखने का अधिकार उसके पास है। Where the bailey delivers the goods without receiving his remuneration,
और अगर बेली ने गुड्स अपना बिना रिम्यूनरेशन लिए अगर गुड्स को रिटर्न कर दिया, डिलीवर कर दिया है, ही हैज अ राइट टू शू द बेलर। जैसे मान लो टेलर के पास गया कोई अपना ड्रेस स्टिच कराने के लिए, स्टिच कराने के बाद क्रेडिट में उससे गुड्स लेके चला आया। जब लेके चला आया तब उसके बाद बोला कि मैं अभी तुमको पेमेंट नहीं दूंगा। समझ में आ रहा ना? तभी पेमेंट दूंगा जब मेरा तुम वो ड्रेस लेके जाओ फिर से, हमारे को जैसा पुराना क्लोथ था वैसा क्लोथ चाहिए मेरे को, वो ड्रेस नहीं चाहिए, ऐसा बना के दोगे तभी। वो पॉसिबल नहीं है हो पाना। देन ऐसे सिचुएशन में वह केस फाइल कर सकता है। अगर वह गुड्स डिलीवर नहीं किया है तो गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख लेगा, और गुड्स को अगर डिलीवर कर चुका है तो उसको केस फाइल कर सकता है अपने रिम्यूनरेशंस के पेमेंट को रिसीव करने के लिए। क्लियर है मेरी बात ना बच्चों? सो वेयर द बेली डिलीवर्स द गुड्स विदाउट रिसीविंग हिज रिम्यूनरेशन, ही हैज द राइट टू शू द बेलर। वह बेलर को केस फाइल कर सकता है। इन सच अ केस द पार्टिकुलर लियन मे बी वेव्ड। पार्टिकुलर लियन नहीं अप्लाई हो पाएगा। यहाँ पर पार्टिकुलर लियन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकुलर लियन अप्लाई नहीं हो पाएगा। द पार्टिकुलर लियन इज ऑल्सो लॉस्ट इफ द बेली डज नॉट कंप्लीट द वर्क विद इन द टाइम एग्रीड। अगर बेली ने एग्रीड टाइम के अंदर में वर्क नहीं कंप्लीट किया है तो बेली फिर भी पार्टिकुलर लियन अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये पूरा केस है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने इस गिवन सिचुएशन में ज्वेलर इज इंटाइटल टू रिटर्न द स्टोन till he is paid for the service he has rendered, till he receives the remuneration भी आप लिख सकते हो। जब तक उसे remuneration नहीं मिलता है तब तक वह स्टोन को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बोलते नहीं हो? लिखना पड़ेगा इसको पॉइंट वाइज, ऐसे जाके लिख के प्रैक्टिस करने होंगे घर पे। ठीक है, पहले जब भी किसी सेक्शंस का मिलता है ना तो उस सेक्शन को जाके अपने मेन वाले जो स्टडी मैट आपको दिया गया उससे पहले पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद अगर लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा आसान लिखा गया इसके तुलना में तो उसी को पढ़ लो, यहाँ आसान लिखा गया इसको पढ़ लो, और फिर कंक्लूजन तो लिखना अब तुम लोग सीख चुके हो। समझ में आ रहा है ना? कंक्लूजन तो तुम लोग के सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आता है, आंसर आया नहीं आया कंक्लूजन तो आ जाता है, तो तब जाकर के काम होगा। अब अगर कोई बच्चा 40 किसी तरह से लॉ में आ जाए उसके लिए हम पढ़ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हो। मैं आपको 70 के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ 70 के लिए। अभी तो कंपनीज एक्ट का केस बेस्ड क्वेश्चन, सोगा का केस बेस्ड क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट का आना बाकी है। तो थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करो, अपने साइड वाला काम करो, बैठो लिखो प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अगर एक ही सेक्शन के ऊपर 6-7 हमने केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा दिया तो 2 लिख लो, 5 को छोड़ दो, 5 को रीड करके निकल जाओ, आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अमर बिल्ड 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू सृजित। अमर ने 50 kg हाई क्वालिटी शुगर सृजित को दिया। ये देखो क्या किया है इसने, मिक्स कर दिया है, इसको मिक्स कर दिया हाई क्वालिटी शुगर को लो क्वालिटी शुगर के साथ। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसके प्राइस भी अलग अलग होते हैं। ऑर्गेनिक शुगर का प्राइस थोड़ा गूगल पे सर्च करो, वो तुम लोग प्राइस उसके अलग है। समझ में आ रहा है ना? अलग अलग प्राइस। और जो नॉर्मल जो शुगर मिलता है 40-50 रुपया kg जो सब लोग खरीदता है वो अलग है। ठीक है ना? अमर बिल्ड 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर। कितना दाम दिखा रहा है? वो ब्लिंकिट में चेक कर रही है, कर लो 140 रुपये। समझ में आ रहा है ना? खाए ना कोई खरीद के, समझ में आ रहा है? देखो, अमर बिल्ड 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू सृजित हु ओन्ड अ किराना शॉप। वह किराना शॉप का मालिक है। समझ में आ रहा है ना? प्रोमिसिंग टू गिव 200 एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक द बिल्ड गुड्स। वह क्या बोला? प्रोमिसिंग टू गिव 200 एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक द बिल्ड गुड्स। अमर ने एक हाई क्वालिटी शुगर सृजित को दिया जो किराना शॉप का ओनर है, और बोला कि जब मैं जिस दिन ये बैक लेके जाऊंगा ना अपना हाई क्वालिटी शुगर तुम्हारे से, उस दिन मैं तुमको 200 रुपये दूंगा, इसको अपने पास संभाल के रखो। सृजित एम्प्लॉइज अनअवेयर ऑफ दिस। सृजित का एम्प्लॉय जो था, जो उस किराना दुकान में काम करता था,
ये इस बारे में अनअवेयर था, मिक्स्ड कर दिया 50 kg ऑफ शुगर बिलोंगिंग टू अमर विद द शुगर इन द शॉप एंड पैकेज्ड इट फॉर सेल व्हेन सृजित वाज अवे। उसने क्या किया, इस 50 kg को मिक्स्ड द 50 kg ऑफ शुगर बिलोंगिंग टू अमर, अमर का 50 kg जो हाई क्वालिटी शुगर था उसको मिक्स कर दिया विद द शुगर इन द शॉप, दुकान में जो शुगर रखा था किराना शॉप में 40 रुपया वाले के साथ, एंड पैकेज्ड इट फॉर सेल व्हेन सृजित वाज अवे, और उसको सेल के लिए पैकेज भी कर दिया, हाफ kg 1 kg का ऐसे पैकेज बना दिया उसने। और सृजित को इस बारे में जानकारी नहीं था, जो किराना शॉप का ओनर है। दिस केम टू लाइट ओनली व्हेन अमर केम आस्किंग फॉर द शुगर ही हैज बिल्ड विथ सृजित। वह आया और बोला देखो अभी ना जो तुम्हारा शुगर जो मैंने तुम्हें दिया था वह मेरा रिटर्न कर दो, ये बहुत कॉस्टली शुगर था, मैंने तुम्हारे पास रखने के लिए दिया था, मैं तुमको 200 रुपये दे रहा हूँ। तब पता चला एज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ शुगर हैज़ ट्रेबल्ड, क्योंकि इस स्पेसिफिक क्वालिटी का शुगर का प्राइस बहुत इंक्रीज कर गया है। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू अमर, अमर के पास अब क्या रेमेडीज अवेलेबल है। अच्छा, ऐसे जब शुगर का मिक्सिंग हो जाएगा तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि बेल्ड गुड्स जो सेपरेट किया जा सकता है और बेल्ड गुड्स जिसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। 50 kg खराब क्वालिटी के शुगर को अच्छे क्वालिटी के शुगर के साथ मिला दिया जाएगा, इसको बैठ को अलग करने बोल दिया जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आम इंसान इसको अलग नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अब अपने को इसके हिसाब से आंसर करना है। क्लियर है बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे। बेलमेंट इज द एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल बी रिटर्न्ड, दैट दे सेल व्हेन द पर्पस इज accomplished। जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो बेल्ड गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा या अदरवाइज डिस्पोज्ड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बिलर, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु डिलीवरिंग द गुड्स या हु डिलीवरिंग द बेल्ड गुड्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये डेफिनेशन तो तुम लोगों को याद हो चुका है, याद करना ही पड़ेगा, अब छोड़ने का रास्ता नहीं। सॉरी। इफ द बेली कौन है, सृजित, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर के बिना कंसेंट का, मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स, बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर देता है, इन सच अ मैनर, इस तरीके से मिक्स कर देता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द बेल्ड गुड्स विथ द अदर गुड्स। बेल्ड गुड्स को अदर गुड्स से सेपरेट करना अब क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया, अलग ही नहीं किया जा सकता, एंड डिलीवर देम बैक, और डिलीवर नहीं किया जा सकता। देन द बेलर इज इंटाइटल्ड, देखो अपना बेलर कौन है, अमर, अमर है ना, अमर इज इंटाइटल्ड टू बी कॉम्पनसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स, तब बेली उसको कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है ना। ये नहीं बोल सकता है कि ठीक है अब मिक्स हो गया है तो आप मेरे से मेरे शुगर के प्राइस के बराबर प्राइस लेके चले जाइए। वो किराना शॉप चलाता है, उसे भी प्राइस पता है हाई क्वालिटी शुगर का प्राइस क्या है, अब उसे जितना केजी वह शुगर था उतना केजी का प्राइस रिटर्न करना पड़ेगा। इन द गिवन केस सृजित एम्प्लॉय मिक्स्ड हाई क्वालिटी शुगर बेल्ड बाय अमर एंड देन पैकेज्ड इट फॉर सेल। सो शुगर व्हेन मिक्स्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड, शुगर मिक्स हो जाने के बाद सेपरेट नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा ना। स्नेहा बोल रही है सर अगर करने बैठ गए तो क्या दिक्कत है, किया जा सकता है 2 kg शुगर अलग करने में, ठीक है, सेपरेटेड। सो एज सृजित एम्प्लॉइज हैज मिक्स्ड द टू काइंड ऑफ द शुगर, सो सृजित मस्ट कॉम्पनसेट, उसका एम्प्लॉय किया है लेकिन सृजित ही तो बेली है ना, गुड्स को रिसीव किसने किया था, बेली ने। सो सृजित मस्ट कॉम्पनसेट अमर फॉर द लॉस ऑफ द शुगर, वो कॉम्पनसेट करेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मिस्टर अविनाश वांटेड अ लोन फॉर एक्सपेंडिंग हिज बिजनेस फ्रॉम एबीसी बैंक। अविनाश को अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसने एबीसी बैंक से लोन लिया।
मिस्टर अविनाश हैज प्लेस्ड द स्टॉक ऑफ हिज बिजनेस टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम बैंक। उसने अविनाश ने बोला कि मेरे बिजनेस का जो स्टॉक है ना, यही मैं आपको प्लेस कर रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ। फिर क्या हुआ? हाउएवर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस डिड नॉट रीप द डिजायर्ड रिजल्ट एंड मिस्टर अविनाश वाज नॉट एबल टू रिपे द लोन। एक्सपेंशन बिजनेस का अच्छा नहीं रहा और लोन का पेमेंट अविनाश नहीं कर पाया। नाउ एबीसी बैंक वांट टू रिटेन द स्टॉक फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ देयर लोन। अब एबीसी बैंक चाहता है कि जो स्टॉक है इससे मैं क्या कर रहा हूँ, लोन को एडजस्ट करने के लिए रख लूँ। एडवाइज एबीसी बैंक वेदर दे कैन रिटेन द स्टॉक फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ देयर लोन एंड ऑल्सो फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या एबीसी बैंक अपने लोन और लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए अविनाश के बिजनेस का स्टॉक को अपने पास रिटेन कर सकता है? गिव योर आंसर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको 1872 के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर करना है बच्चों। 1872 के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर करना है। क्या करोगे यहां पे? देखो, इट इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स, इट इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। When goods has been placed, bailor is called the pawner. Bailor कौन है? Pawner. And the bailee is the pawnee. According to section 173 of the Indian Contract Act 1872, the pawnee may retain the goods placed not only for the payment of the debt, सिर्फ डेप्ट का पेमेंट करने के लिए गुड्स को अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता है, और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेप्ट, डेप्ट के इंटरेस्ट के लिए भी गुड्स को अपने पास होल्ड करके रख सकता है। मैंने ट्यूसडे को ये पढ़ाया है, आप लोगों को पढ़ाया है ना? अच्छा। एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोसेशन, यानी उस स्टॉक को अपने पोसेशन में रखने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस किया है ना, जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस किया है उसके लिए भी पौनी उस गुड्स को होल्ड करके रख सकता है। यहां पर पौनी कौन है? बैंक है। पॉनर कौन है? अविनाश है। और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड, जो गुड्स प्लेस्ड किया गया उसको प्रिजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए, उसको अपने पोसेशन में रखने के लिए भी जो खर्च हुआ है ना, वह सब पेमेंट भी पॉनर को करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेगा, मान लो सिर्फ प्रिंसिपल दे दिया, बोला मैं अपना गुड्स लेके जा रहा हूं, इंटरेस्ट देने के लिए फिर उसे होल्ड कर सकता है। इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, तो बोलेगा मेरा जो इस गुड्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए अपने पोसेशन में जो खर्चे लगे वो खर्चे भी देना पड़ेगा, तब जाकर के गुड्स में छोड़ूंगा, उसके लिए भी होल्ड करके रख सकता है। ठीक है ना? तब तक होल्ड करके रखेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? हेंस एबीसी बैंक कैन रिटेन द स्टॉक ऑफ मिस्टर बिजनेस, स्टॉक ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर अविनाश नॉट ओनली फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द लोन बट ऑल्सो द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट टू, इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए भी होल्ड करके रख सकता है। लिख लोगे बच्चों? बोलते नहीं हो। इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? बहुत बड़ा बड़ा है। एक और करा देता हूं मैं। इसके बाद एजेंट वाला है। देखो, ए अपॉइंट्स एम अ माइनर। अच्छा, ये एजेंट वाला तो है, ये तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एजेंसी पढ़ाना है मुझे अभी। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने दो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।